नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। लंबे समय से राजद और कांग्रेस के बीच में खींचतान चली आ रही थी सीटों के बंटवारे को, और इसे मैनेज करने के लिए अशोक गहलोत को यहां भेजा गया। अशोक गहलोत कल पटना पहुंचे और लगातार उनकी बातचीत होती रही, मुलाकात होती रही, और आज सभी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को बताया गया है, और साथ ही उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या इंडिया ब्लॉक में वो डैमेज कंट्रोल हुआ? आरजेडी और कांग्रेस के बीच में क्या बात सही तरीके से बन गई है? क्योंकि कई सीटों पर अभी भी आमने सामने इनके कैंडिडेट हैं, और इस पर पहले भी बयान दे दिया था अशोक गहलोत ने कि इतनी बड़ा जब गठबंधन होता है तो कार्यकर्ता अति उत्साह में होते हैं, तो कुछ सीटों पर ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन अब इसका असर क्या पड़ेगा? क्या दोनों खेमे चुनाव में आमने सामने दिखेंगे? एनडीए और इंडिया ब्लॉक मजबूती के साथ अब नजर आएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन और उदय, दोनों से चर्चा करेंगे। रंजन जी, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या डैमेज कंट्रोल वाकई हो गया? ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। अब कितना कंट्रोल हुआ डैमेज, ये तो आपको जब चुनाव परिणाम आएगा या जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा तब दिखेगा। ये चीज साफ तौर पर दिख रही है कि यहाँ पर कांग्रेस को जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का नाम जो है उनका वो आगे नहीं किया। इस वजह से एक नाराजगी आरजेडी में भी थी, क्योंकि बाकी पार्टियां तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत थी और वो हर जगह कह भी रही थी, सहयोगी दलों की बात है। लेकिन कांग्रेस ने इसको लटका कर रखा था, और इस बात की नाखुशी जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को थी कि कांग्रेस क्यों उनका नाम जो है प्रपोज नहीं कर रही है एज ए सीएम कैंडिडेट। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जब सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा और कई सीटें ऐसी आई जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट दोनों साथ में खड़े हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो आरजेडी है उसको ये चीज लगने लगी कि बिहार में पकड़ तो उसकी है, वोट उसके पास ज्यादा है, तो फिर वो दूसरे को का जो डिक्टेशन चल रहा है उसको वो क्यों ले। और फिर यहीं से एक नाराजगी जो है वो दिखी। आप देख रही होंगी कि तेजस्वी यादव जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ भी नहीं रहे थे, काफी दिनों के बाद वो कल निकले, फिर आज जो है वो बाहर आए। तो वो एक थी, तो ये मैसेज कांग्रेस आला कमान तक पहुंचा दिया गया कि आरजेडी खुश नहीं है, और इसीलिए आरजेडी ने 143 सीटों पर सीधे उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब जब लगा कांग्रेस को कि बात जो है वो अब बाहर निकल रही है, तो उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और आप देखिएगा कि वारसलीगंज जो सीट है जहां पर मंटन सिंह चुनाव लड़ते हैं अरुणा देवी के खिलाफ, वहां से अनीता देवी ने भी पर्चा भरा है आरजेडी से, वहां पर मंटन सिंह एक मजबूत कैंडिडेट थे कांग्रेस के और उनको पहले टिकट मिला था। लेकिन जो आज खबर आ रही है कि मंटन सिंह को नाम अपना वापस लेना पड़ा है, तो अब वहां बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगा। पिछली बार ये सीट जो है वो कांग्रेस लड़ी थी, वारसलीगंज की सीट। इसी तरह से देखिए बिंदु गुलाब यादव वीआईपी की कैंडिडेट थी, उनको भी नाम वापस लेना पड़ा है। तो आरजेडी ने ये बता दिया है कि जो ये महागठबंधन है उसका असली बॉस वही है, और जो वो फैसले ले रहा है वो आपको मानना चाहिए। ये बातें आरजेडी ने स्पष्ट कर दी, और इसी वजह से आज जो है तेजस्वी यादव का नाम जो है एज ए सीएम फेस जो है प्रोजेक्ट किया गया महागठबंधन की तरफ से। उदय, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णा अल्लावरू एक शब्द भी नहीं कहते हैं। फिर अब खबर आ रही है कि उन्हें फिलहाल यहाँ बिहार के प्रभार से हटा दिया गया है। तो क्या ये नाराजगी तेजस्वी की थी जो इस रूप में दिखी, या फिर कांग्रेस आला कमान बिहार में ये जो डैमेज कंट्रोल अप करने की कवायद हो रही है उसे दुरुस्त करने के लिए कोशिश है? देखिए, जब कांग्रेस के अशोक गहलोत तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आके एक नए माहौल में बातचीत शुरू की, अपनी तरफ से पहल की, और खासकर उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर गलतफहमियां कहां से शुरू हुई, क्यों खटास आई है। तो
आरजेडी की तरफ से जाहिर सी बात है कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का नाम लिया गया होगा। राजेश राम देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक जातीय समीकरण के तौर पर भी उनका चेहरा काफी अहम हो गया है, तो उनके ऊपर तो कांग्रेस कोई एक्शन ले नहीं सकती। लेकिन कृष्णा अल्लावरू को तत्काल प्रभाव से अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें हटा दिया गया है, उनकी जगह अब मनीष शर्मा लेंगे। लेकिन देखिए अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सब चीजों से डैमेज कंट्रोल ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और देखिए कई तरह की शिकायतें गई थी, कई प्रत्याशियों को शिकायतें थी, कई जगह इस तरह के आरोप भी लग रहे थे कि पैरवी और पैसों का जोर भी चला है। तो इन तमाम आरोपों के मद्देनजर यह बड़ा कदम उठाया गया है और अब इसे लेकर क्या रिएक्शन आएगा, क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए पिछली बार जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी जब नतीजे आए थे तो कांग्रेस के कई पूर्व विधायक प्रत्याशी उन्होंने जमकर हंगामा किया था, आपस में मारपीट की नौबत तक आ गई थी। तो इस बार क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नतीजों में अभी देर है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें राजेश राम ही प्रत्याशी जो संभावित दावेदार थे उन्हें कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई हमारी चल नहीं रही है, आला कमान की तरफ से किया जा रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। उस कथित ऑडियो में पैसों को लेकर भी बात की जा रही थी। तो उसके बाद एक्शन तो कांग्रेस को लेना ही था और वही एक्शन हुआ है। और देखिए लग रहे थे कई कांग्रेसी नाराज थे टिकट बंटवारे को लेकर और सब आरोप कृष्णा अल्लावरू पर ही लग रहा था, तो क्या इसलिए उनका पद यहां से हटाया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरोप लग रहे थे, जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ था और राजेश राम का इशारा उस ऑडियो में भी आला कमान की तरफ था, तो भाई आला कमान को तो रिप्रेजेंट कृष्णा अल्लावरू कर रहे थे और ऐसे में अगर कुछ गलत हो रहा था तो एक्शन तो होना ही था और वही हुआ है। अब आगे धीरे धीरे परतें खुलेंगी तब पूरा मामला सामने आएगा। लेकिन देखिए आज अशोक गहलोत की मौजूदगी में कोशिश ये हुई है कि एनडीए को चुनौती दिया जाए कि भाई आपका सीएम फेस कौन है, आपका डिप्टी सीएम कौन होगा। एनडीए को उस पिच पर महागठबंधन लाना चाहता है। मुकेश सहनी देखिए, मुकेश सहनी को भी ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है कि भाई जिन्हें आप सही तरीके से सीट नहीं दे पा रहे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप डिप्टी सीएम का चेहरा बता रहे हैं। लेकिन देखिए अगर डिप्टी सीएम का चेहरा बताया जा रहा था तो यह भी बताया जाना चाहिए था कि कांग्रेस की तरफ से भी एक डिप्टी सीएम होगा, लेकिन वहां यह बताया गया कि दूसरी जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पार्टी का नाम नहीं लिया गया, पार्टी का नाम नहीं लिया गया। तो ये अपने ऐसा लगता है जी उदय की कई बार कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। देखिए जब बिहार प्रभारी थे मोहन प्रकाश तो उनको इसलिए हटाया गया और अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से इसलिए हटाया गया कि वो आरजेडी के करीब हैं, लालू परिवार के करीब हैं और इसीलिए कृष्णा अल्लावरू को यहां पर लाया गया था। और जो टास्क था वो यही था कि आप कांग्रेस को अकेले खड़ा होने की स्थिति तक लेकर जाएं। और जब वो कोशिश इधर से हुई तो अब रिजेंटमेंट आरजेडी की तरफ से था, तो अब कोई विकल्प तो था नहीं कांग्रेस के पास। ये स्थिति अगर कांग्रेस पहले ही समझ जाती और अगर यहां पर अखिलेश सिंह ही अध्यक्ष रहते तो मुझे लगता है कि इतनी परेशानी आती ही नहीं, क्योंकि बात तो ये तय थी। हम लोग भी जब कार्यक्रम करते थे, आसिया जी और सीट स्कैनर जब करते थे तो उस वक्त भी हम ये बात कहते थे कि बात चलेगी तो आखिर में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ही चलेगी, कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। और एग्जैक्टली फिर वो वही चीज जो है आज आपको देखने को मिला, जबकि कांग्रेस अपना प्रत्याशी विड्रॉ कर रहा है और इसके अलावा उसने अपने प्रभारी को बीच चुनाव में जो है वो हटा दिया है। ये बड़ी घटना है। इसका मतलब कांग्रेस का आला कमान ये स्वीकार कर रहा है दो चीज। एक तो ये है कि जो टिकटों को लेकर जो एक बगावती गुट था कांग्रेस का, जो कि धरने पर भी बैठा था, आज वो धरना भी समाप्त हुआ है, वो कृष्णा अल्लावरू को हटाने की मांग कर रहे थे। तो कांग्रेस आला कमान भी मानता है कि शायद वहां पर कोई गड़बड़ी हुई, इसलिए अल्लावरू को हटाया गया। करना खतरनाक हो सकता था, इसका असर सीधे चुनाव परिणाम पर दिखता। ये हो सकता था। तो ये चीजें आपने पहले एसेस नहीं किया, इसका मतलब ये है, चूंकि देखिए आप बिहार को इस तरह से देखिए कि वोटर्स अधिकार यात्रा अभी बस कुछ दिनों पहले हुई है। राहुल गांधी लगातार संपर्क में है और जब सारी चीजें पता हैं तो फिर ये बात निकल कर आई कैसे कि उनको अभी तक पता ही नहीं चला कि ये सारी चीजें हो रही हैं। या मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार बिहार आ रहे हैं, तो वो जानकारी वहां पर मिसिंग
थी ये आपने स्वीकार किया। अब देखिए, आपको कहना तो यही पड़ेगा कि टिकट में कुछ ऐसा था या कुछ अनियमितता जैसी बात है कि उनको हटाना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसका विश्लेषण करें तो ऐसा दिखता है कि ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के दबाव के कारण हुआ है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू चाहते थे कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़े, तो ये भी एक वजह हो सकती है। आगे चुनाव में आप देखिएगा पप्पू यादव की भूमिका भी अब कम होगी और साथ ही कन्हैया कुमार की भी भूमिका कम होगी। लेकिन जब आपने देखा था कि जब अखिलेश सिंह को हटाया गया था तो कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने ही बिहार भेजा था और उनकी पदयात्रा की स्वीकृति दी थी। तो ये बात है कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो थोड़ा बिहार को लेकर कंफ्यूज था और उससे आकलन में गलती हुई, होना यही था जो आज हुआ है। और अगर ये चीज पहले हो जाती तो महागठबंधन की जो फजीहत हुई पिछले कुछ दिनों में कि आप ठीक से सीट शेयरिंग नहीं कर पाए, वो कम से कम नहीं होती। पप्पू यादव जिस तरह से लगातार आरजेडी पर हमलावर थे, इस बात को लेकर तो लालू और तेजस्वी बहुत ही नाराज होंगे और इसके लिए वो सीधे सीधे कृष्णा अल्लावरू को ही जिम्मेदार मान रहे होंगे कि उन्हीं की शाह पर पप्पू यादव इस तरह के पप्पू बयान दे यादव रहे ने हैं। डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने बयान दिया कि महागठबंधन बना रहे और बिहार की जनता की जीत हो, इसलिए कांग्रेस कुछ भी कुर्बानी करने को तैयार है। ये उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। कहते हैं हाँ। वो तो जननायक भी कहते हैं, फिर कभी कुछ और कहते हैं, तो पप्पू यादव कहने में भी एक तंज छुपा होता है और ये तंज लालू और तेजस्वी दोनों को ही काफी चुभ रहा होगा। और देखिए आज उसी का ये है, और जो अभी रंजन जी कह भी रहे हैं कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों की भूमिका आने वाले 2-3 दिनों में क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। या अगर वो कम हो जाती है उनकी भूमिका तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन इसका एक इफेक्ट है। जब अगर हम इसको एक रणनीतिक तौर पर इस निर्णय को देखें, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किए गए, सीएम फेस बताए गए, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब मुकेश सहनी जो हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया गया तो आप देखिए महागठबंधन का कोर वोटर है कौन, M+Y, तो यादव मुख्यमंत्री, और समझिए कि 17.7% मुस्लिम वोटर्स हैं। और वो उनको तो कोई उप मुख्यमंत्री के पद देने की बात अब तक आई नहीं। अगर बेहतर होता रणनीतिक तौर पर कि अगर आप MOI के साथ इसमें सहनी वोटर्स को जोड़ना चाहते हैं तो आप किसी मुस्लिम चेहरे को जो है एक और उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तुत कर देते। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता आरजेडी के पास ही हैं, या आपको जो कांग्रेस है उनके पास भी कई बात है, क्योंकि आप मानकर चलिए कि बिहार में AIMIM का जो है एक थ्रेट है आरजेडी के लिए, खास करके सीमांचल में। और आप ये मानकर चलिए कि ये मुद्दा बनने जा रहा है, AIMIM भी मुद्दा बनाएगा और बाकी पार्टियां भी मुद्दा बनाने जा रही हैं इसको, कि देखिए जो जिनकी जो आबादी है या वोटर्स हैं वो 17.7% हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 17.7% वालों को क्या, तो ये एक बड़ा सवाल। प्रतिशत वालों को आप डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं, करते हैं। अगर आप देखिए तो यहां पर मल्ला 2.6% हैं और जो जल आधारित पेशों से जुड़ी हुई उपजातियां हैं, निषाद, केवट, बिंद, कश्यप, इन सब को मिलाकर ये 8 से 9% का चंक है। देखिए मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट करना कहीं से गलत नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल एक सही निर्णय है कि आप एक अति पिछड़ी जाति के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि निषाद वोटर्स और धानुक वोटर्स पर इस बार आरजेडी की नजर है और मुकेश सहनी का नाम आपने आगे किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो तीसरा नाम आप अभी नहीं बता रहे हैं वो आज ही बता देना चाहिए था, नहीं तो इसका चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो इतना कह सकते थे कि किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जी हाँ, अगर ये भी कहते तो फिर एक नाम सामने आता। और दिक्कत यहां पर क्या है कि अगर आप कोई नाम लाते हैं, महागठबंधन की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो ये है, या ये कहीं इतना पेच उलझा हुआ था कि कांग्रेस ये तक कहने में डरी कि वो अगला जो मुख्यमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस कोटे से होगा।
जी हाँ, बिल्कुल वो कोई भी नाम लेने से बच क्यों रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक नाम उन्होंने प्रोजेक्ट किया तो पार्टी के अंदर ही कहीं कुछ परेशानी न आ जाए। तो ये एक जो है आप कहती हैं कि यहां पर महागठबंधन के साथ ये पेंच फंसेगा। अब मैं इसे विश्लेषण करके कह रहा हूं कि आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा जरूर बनेगा कि जो आपके कोर वोटर हैं, जिनकी संख्या 17.7% है, आपने उनको उप मुख्यमंत्री पद के उपयुक्त क्यों नहीं समझा। तो ये सवाल पूछा जाएगा। और दिलचस्प ये है कि अब तक क्या होता था कि यहां पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई थी, तो जो मुस्लिम वोटर्स थे वो एनडीए की तरफ नहीं आना चाहते थे, तो वो उधर वोट करते थे। अब एआईएमआईएम अगर इस मुद्दे को, चूंकि वो सीमांचल भर ही नहीं है, वो मिथिलांचल भी पहुंच गया है, तो मिथिलांचल में भी चुनाव लड़ रहा है। आपको देखिए सिवान में भी उसके कैंडिडेट हैं, तो उसने जो है कई जिलों को टच किया है और वो इस मुद्दे को उठाएगा, ये मानकर चलिए। और इस मुद्दे पर जवाब देना जो है वो मुश्किल होगा, और फिर जो है यहां पर अगर कुछ वोटों में नुकसान होता है तो यह महागठबंधन को भारी भी पड़ सकता है। दो नाम जो आए बिल्कुल सही, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेकिन इसके साथ एक नाम और आना चाहिए था जो कि मुस्लिम वर्ग से। अगर महागठबंधन जीतता है तो तीसरा कौन पर फिर चर्चा होगी। लेकिन जो सीटें हैं, कुछ सीटें हैं जिसमें महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं, वो सीटें, उन सीटों की जो फ्रेंडली फाइट है वो कितना डैमेज करेगी इंडिया ब्लॉक को, या महागठबंधन को कितना फायदा इंडिया को होगा? देखिए, कुछ सीटों पर तो आज नाम वापसी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि वारसलीगंज में मंटन सिंह ने नाम वापस लिया है, और उधर बिंदु गुलाब यादव ने भी जो है बाबूबरी से। बहुत सारी सीटें बची हैं जिसमें है अभी आमने सामने मुकाबला। 12 सीटें थी। अब देखिए गौरा बौरा में तो चीजें जो है वक्त निकल चुका है, तो वहां तो कैंडिडेट होंगे। हालांकि गौरा बौराम एक ऐसी सीट होगी जहां आरजेडी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव जा सकते हैं, क्योंकि सिंबल उनको अलॉट हो गया जो सूचना है, तो उसके अनुसार तो फिर जो है वहां पर एक दिलचस्प स्थिति बनते हुए जो है वो दिखेगी। अब बाकी जगहों पर भी चूंकि नाम वापसी के लिए कल तक का वक्त है, तो कई सीटों पर चर्चा होगी, और जहां जो मजबूत होगा, चूंकि जो आरजेडी को चाहिए था वो उसे मिल गया। उनको चाहिए था कि कांग्रेस तेजस्वी यादव का नाम एज ए सीएम फेस घोषित करे, तो वो चीजें हो गई। वीआईपी को जो चाहिए था, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने आए, वो हो गया। तो अब जो है बाकी चीजों पर जो कांग्रेस को कुछ चाहिए शायद उनको मिल जाए, और कुछ सीटों पर जहां की फ्रेंडली फाइट हो रही है। हालांकि आज तो कांग्रेस प्रत्याशी ने ही नाम वापस लिया है वारसलीगंज से, लेकिन कुछ और सीटों पर हो सकता है कि आरजेडी के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले ले और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े। तो इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। उधर देखिए झारखंड में भी ऐसे कुछ सीटें हुई थी जिसमें फ्रेंडली फाइट हुई थी, तो उससे अगर एनालिसिस करें तो क्या लगता है बिहार में अपने ही गठबंधन में दो पार्टियां अगर आमने सामने हैं तो कितना असरदार ये फाइट होता है? फिर देखिए, मुकाबला तो मुकाबला ही होता है, भले इसे फ्रेंडली फाइट कहा जाए, लेकिन और जिन सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है भी, वहां बीजेपी के विधायक हैं, और कई सीटों पर सीपीएम के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए वोटों का तो बंटवारा होगा। जो मोदी नीतीश के साथ है वो तो उधर है, जो विरोध में है वो किधर जाएंगे, ये यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बनती ही है। तो ऐसे में इसका नुकसान तो महागठबंधन को कहीं न कहीं उठाना ही पड़ेगा। एक दिलचस्प स्थिति है उदय कि कुछ सीटें ऐसी हैं, चूंकि आप एनडीए का जो एक परंपरागत वोटर्स का समूह है, तो अगर वहां पर आरजेडी ने उस समूह में से एक कैंडिडेट दिया और कांग्रेस ने भी उसी समूह में से दूसरी जाति को कैंडिडेट दिया, तो वहां महागठबंधन को फायदा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर जो कोई कैंडिडेट हैं जेडीयू के और सामने दूसरी जाति से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, और एनडीए फोल्डर वाले जो जातियां हैं उनमें से कांग्रेस ने टिकट दे दिया और वो एनडीए फोल्डर से वोट काट लें और आरजेडी वाले अपने वोट को रिटेन करें, तो वहां फायदा भी हो सकता है। ये चीज आपने
झारखंड में भी देखा, कुछ पर फायदा हुआ, हालांकि बाबूलाल मरांडी वाली सीट पर नुकसान हो गया। तो ये दोनों ही स्थिति जो है वो बन सकती है, यानी रणनीति का भी हिस्सा ये हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। या रणनीति का ये हिस्सा अब मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि वारसलीगंज में जो मंटन सिंह का नाम वापस हुआ वो भूमिहार जाति से हैं, बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो भी भूमिहार जाति से हैं और अनीता महतो हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर भूमिहार जाति के वोटों में मंटन सिंह अगर एक सेंधमारी कर लेते तो वैसी परिस्थिति में अनीता महतो को फायदा हो सकता था। अब तो आमने सामने की लड़ाई होगी। चलिए, तो अभी फिलहाल ये बिहार का चुनाव है, बहुत दिलचस्प रंग लेता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उदय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी महागठबंधन में चीज़ों को डैमेज जो था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चुनाव और कितना दिलचस्प होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब किस तरह से महागठबंधन और एनडीए दोनों आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है प्रचार भी रफ्तार पकड़ेगा और कई स्टार भी पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए और कई बयानबाजियां सामने आएंगी। वो तमाम बयानबाजियां आपके सामने रखेंगे।